गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम आज बात कर रहे हैं मानव अधिवास, विश्व में मानव अधिवास के बारे में। पिछले वीडियो में भी मानव अधिवास के बारे में पढ़ा। मानव अधिवास किसे कहते हैं, मानव अधिवास बनाने का क्या उद्देश्य है, मानव अधिवास की स्थिरता किन बातों पर निर्भर करती है, उनके बारे में जानकारी ली। तो मानव अधिवास किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित संगठित आवासों के समूह को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मानव अधिवास कहते हैं। ये अपने पहले बात पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मानव अधिवास के प्रकार, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवास के प्रकार पढ़ा था, जिसमें अस्थायी और स्थायी अधिवासों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बात की थी कार्य के आधार पर और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण। तो उसमें भी दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, कार्य के आधार पर ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो आज विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार के बारे में। ग्रामीण अधिवास के प्रकार यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास होते हैं, लोगों के घर होते हैं, उनके बीच की दूरी के आधार पर उनका वितरण पढ़ेंगे कि कौन से घर पास पास में होते हैं तो उनको कहते हैं गुंचित या सघन बस्ती या सकेंद्रित बस्ती या संकुलित बस्ती कहते हैं। और यदि उनके घर खेतों में बिखरे हुए होते हैं तो उनको कहते हैं परिकीर्ण बस्ती या परिकीर्ण अधिवास, एकांकी अधिवास कहते हैं। इसी प्रकार एकांकी अधिवास और मिश्रित अधिवास का बीच का रूप, सघन अधिवास के बीच का रूप होता है, उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। इसी प्रकार आगे अपन पढ़ते हैं पल्ली, यानी कि दूर जाकर के एक ही जाति का घर होता है, एक ही कुल का घर होता है, उसे अपन कहते हैं पल्ली, नगला या पुरवा। तो इस प्रकार हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। इसमें विद्यार्थियों ध्यान रखना है आवासों के बीच की दूरी के आधार पर वर्गीकरण है, ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कई लड़के क्या करते हैं कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार की जगह किसके बारे में लिख देते हैं? ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में। किसके बारे में लिखते हैं? ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, पैटर्न। ये क्या होता है विद्यार्थियों? ये होता है आवासों की आकृति के आधार पर। आकृति कैसी है उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। प्रतिरूप का पैटर्न, यानी पैटर्न का मतलब ये है कि ग्रामीण अधिवास है, उनके घर की आकृति कैसी है, आकृति के आधार पर, तो उसे कहते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। तो ये तो लगभग कितने हैं आपने पाठ्यपुस्तक 12 से 15 प्रकार के हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन आवासों के बीच की दूरी के आधार पर वर्गीकरण। तो ग्रामीण अधिवास के प्रकार का मतलब है आवासों के बीच की दूरी के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि पहला वर्गीकरण करें हम तो कौन सा वर्गीकरण होता है विद्यार्थियों? सघन या अपन कह सकते हैं गुच्छित अधिवास। इसके और भी नाम है संकेंद्रित, संकुलित, इस प्रकार के। और दूसरा विद्यार्थियों है इसका वर्गीकरण, जो प्रकार है आवासों के बीच की दूरी के आधार पर बात करें हम तो दूसरा है परिकीर्ण या एकाकी अधिवास। और तीसरा बात करें विद्यार्थियों तो है मिश्रित अधिवास। और आगे बात करें हम तो कौन सा होगा? पल्ली या पुरवा अधिवास। विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक में पुराना लिख दिया गया है, वास्तविक नाम है पूर्वाधिवास। पुस्तक में पुराना, उसको ठीक कर लें, पूर्वाधिवास।
तो अपन बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार बताइए। तो आपको विद्यार्थियों लिखने कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। कितने प्रकार? 4 प्रकार है। कौन कौन से? सघन या गुंचित अधिवास, प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली या पूर्वाधिवास, इस प्रकार से। और ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप की बात होती है तो हम उसमें बात कर सकते हैं रेखीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप। वो लगभग अपनी पाठ्य पुस्तक में 12 से 15 तक के प्रतिरूप दे रखे हैं। तो वो होते हैं आवास की आकृति के आधार पर, और ये है आवासों की 30 की दूरी के आधार पर। ठीक है ना विद्यार्थी, विशेष ध्यान रखना है। और ग्रामीण अधिवास के प्रकार है, ये भी ध्यान रखना। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवास के भी प्रकार कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। कौन कौन से विद्यार्थियों? जैसे अपन कहते हैं नगर, दूसरा महानगर, ये आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तीसरा है अपने सन्नगर और बृहत नगर। यानी 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या 20 में होती है तो नगर कहलाते हैं, पोलिस मतलब कह सकते हैं सिटी। महानगर जो मेगा पोलिस या मेट्रो सिटी भी कहते हैं, जो 10 लाख से 50 लाख के बीच में जनसंख्या होती है। सनगर जुड़वा नगर, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश का गुड़गांव दोनों जुड़े हुए हैं। सॉरी, नोएडा उत्तर प्रदेश का, गुड़गांव हरियाणा का, कोलकाता और हावड़ा, इस प्रकार से तो जुड़े हुए शहर। बृहत नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, वो बृहत नगर, विश्व नगरी, मेगालोपोलिस। ठीक है, तो ये विद्यार्थी अपना आगे बात करेंगे। अपने यहां ध्यान रखना है ग्रामीण अधिवास भी 4 प्रकार के होते हैं और नगरीय अधिवास भी 4 प्रकार के होते हैं। आज बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के बारे में। इनके बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों, ग्रामीण अधिवास के बारे में, और उनके प्रकार। प्रतिरूप के बारे में नहीं करेंगे, प्रतिरूप के आगे बात करेंगे। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो बात करते हैं सघन या गुच्छित अधिवास, यानी कि इसकी किसे कहते हैं? सघन या गुच्छित अधिवास। तो जिनके घर पास पास में होते हैं, जिनके घर पास पास में होते हैं। जिनके घर क्या होते हैं? लोगों के अधिवास कैसे होते हैं? पास पास में। देखिए विद्यार्थियों, मान लीजिए अपन घर को इस प्रकार से भी अंकित कर सकते हैं, त्रिभुज के, वर्ग के रूप में, आयत के रूप में, आपकी सुविधा अनुसार कोई भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई अधिवासियों का संगठन है या संगठित समूह है इस प्रकार से। विद्यार्थी ध्यान रखना, मिश्रित सघन अधिवास के प्रतिरूप की आकृति भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो घर पास पास में होते हैं, यह आयताकार भी प्रतिरूप है, और प्रकार के अंदर देखा जाए तो कैसा? सघन या गुंचित। इसको अपन प्रतिरूप के अंदर पढ़े तो कौन सा प्रतिरूप हो सकता है? प्रतिरूप आयताकार। लेकिन इसी के साथ प्रकार कौन सा है? सघन या गुंचित, है ना विद्यार्थियों? तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार का कोई अधिवास है तो किस प्रकार का अधिवास के अंतर्गत आएगा? सघन या गुंचित अधिवास में। और प्रतिरूप के बारे में पूछा जाता है तो किसके अंतर्गत आएगा? आयताकार प्रतिरूप के अंदर। तो जिनके घर क्या होते हैं विद्यार्थियों? पास पास में होते हैं। और संपूर्ण गांव क्या होता है? और संपूर्ण गांव सघन बचा होता है। पूरा गांव सघन निवास करता है। इस प्रकार से पूरा गांव, पूरा माहौल, और ये एक दूसरे छोटी मोटी गलियों और सड़क मार्गों से जुड़े होते हैं। इनके आवास है छोटी मोटी गलियों से और छोटी मोटी सड़कों से जुड़े होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, इनके आवास
छोटी बड़ी सड़कों से जुड़े होते हैं। देख लिया विद्यार्थियों, सघन अधिवास जिनके घर क्या होते हैं, पास पास में होते हैं, घर पास पास में होते हैं, और संपूर्ण गांव संगन बसा हुआ, संपूर्ण गांव है वो सघन बसा होता है, और उनके आवास छोटी बड़ी सड़कों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से तो ये कैसा है, एक प्रकार की सघन गुंचित सकेंद्रित संकुलित बस्ती कह सकते हैं, अधिवास कह सकते हैं। और इसी के साथ में कैसा आकार, प्रतिरूप कैसा है, आयताकार प्रतिरूप है। तो इस प्रकार हमने बात की सघन या गुंचित अधिवास के बारे में। तो अपन बात करें, ऐसे अधिवास सघन या गुंचित अधिवास कहलाते हैं, और ऐसे अधिवास क्या कहलाते हैं, जो छोटी बड़ी सड़कों से जुड़े होते हैं। ऐसे अधिवास सघन या गुंचित अधिवास कहते हैं। डेफिनेशन याद हो गई होगी विद्यार्थियों, जिनके घर पास पास में होते हैं और संपूर्ण गांव संगन बसा होता है, उनके आवास छोटी बड़ी सड़कों से जुड़े होते हैं। ऐसे अधिवास सघन या गुंचित अधिवास कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ये अधिवास कहाँ होंगे, ऐसे अधिवास, इनका वितरण कहाँ पाया जाएगा, कैसी परिस्थितियों में ये संगन या गुंचित अधिवास होंगे, इसके बारे में बात करें। ये कहाँ विकसित होंगे, तो इनके बारे में बात करें तो ये समतल भूमि कहाँ होंगे, समतल भूमि, उपजाऊ मैदानों में कहाँ होंगे विद्यार्थियों, ये समतल भूमि, उपजाऊ मैदान, जहां पर क्या होंगे, ये सघन बस्ती पाई जाएगी। और सघन बस्ती होगी वो संगन या गुंचित कहेंगे। और ये भारत में कहाँ है, गंगा, सतलज आदि नदियों के मैदान, इन्हें समतल भूमि है, उपजाऊ भूमि है और पानी की उपलब्धता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, और पानी की उपलब्धता, तो वहां पर इस प्रकार की बस्ती मिलेगी। किस प्रकार की बस्ती मिलेगी विद्यार्थियों, संगन बस्ती या गुंचित बस्ती या केंद्रित बस्ती या संकुलित बस्ती, इस प्रकार की बस्ती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिनके घर पास पास में होते हैं और संपूर्ण गांव संगन बसा होता है, उनके आवास छोटी बड़ी सड़कों गलियों से जुड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आकृति बताई है। और ये आकृति कहाँ मिलेगी, समतल भूमि, उपजाऊ मैदान और पानी की उपलब्धता होगी, वहां पर इस प्रकार की बस्ती मिलेगी। और ये भारत में कहाँ है, भारत में कहाँ मिलेगी, गंगा, सतलज आदि नदियों के मैदानी भागों में इस प्रकार की बस्ती होती है विद्यार्थियों। ये बस्ती गंगा सतलज के मैदानों में किस प्रकार की बस्ती होगी विद्यार्थियों, सघन बस्ती होगी। और बात करें अपने और भी बात करें तो मालवा का पठार, मालवा के पठार के क्षेत्र में भी इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। नर्मदा क्षेत्र में भी इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में इस प्रकार की बस्ती मिलती है। किस प्रकार की विद्यार्थियों, सघन या गुंचित अधिवास। तो ये बात हो गई। अब यदि इसकी विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं किनकी विद्यार्थी, विशेषताएं सघन या गुंचित अधिवास की, सघन या गुंचित अधिवास की विशेषताओं की बात करें तो ये कैसी प्रकार की होगी, तो इनकी बात करें, इनके घर क्या होंगे, पास पास में होंगे। एक नंबर बिंदु में लिख सकते हैं, सघन अधिवासों
में इनके घर पास पास होते हैं। बाहरी आक्रमण होने पर मिलकर मुकाबला करते हैं। और ये ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में इस प्रकार की बस्तियां मिलती थी। बाहरी आक्रमण होने पर ये मिलकर मुकाबला करते हैं, तो सामाजिक संबंध इसमें प्रगाढ़ पाए जाते हैं। लिख सकते हैं सघन अधिवासों में सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। और बात करें बाहरी आक्रमणों से क्या करते हैं, मिलकर मुकाबला करते हैं। सभी स्थान एक जगह एकत्रित होते हैं, इसलिए इसको सकेंद्रित भी कहते हैं। और इन अधिवासों के दूसरे बात करें, इन अधिवासों को पूंजित, सकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों एक बार ध्यान दें, ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। गुंचित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली अधिवास। अब बात हमने किसकी की है विद्यार्थियों? बात की है सघन अधिवास। सघन अधिवास की डेफिनेशन में लिखना है, जिनके सघन अधिवास में घर पास पास में होते हैं, संपूर्ण गांव सघन बसा होता है, इनके आवास छोटी मोटी गलियों और सड़कों से जुड़े होते हैं, इस प्रकार इनको लिखना है। और ऐसे अधिवासों को सघन अधिवास या गुंसित अधिवास कहते हैं, जिस प्रकार आपने डायग्राम में देखा है। और ये कहाँ विकसित होते हैं विद्यार्थियों? समतल भूमि, उपजाऊ मैदान, पानी की उपलब्धता होगी, वहां पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाएगी। भारत में देखा जाए तो गंगा का मैदान, सतलज नदी के मैदान के अंतर्गत मालवा का पठार, नर्मदा नदी क्षेत्र और राजस्थान के पूरी मैदानी भागों में इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है विद्यार्थियों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में किस प्रकार के बस्ती का प्रकार है? प्रकार पूछा जाता है तो आपको सघन लिखना है, और यदि प्रतिरूप पूछा जाता है तो आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। और इनकी विशेषता विद्यार्थियों देखिए, सघन अधिवास में उनके घर पास पास में होते हैं, समझ में आ गई होगी। बाहरी आक्रमण होने पर मिलकर मुकाबला करते हैं, जब कोई बाहरी अटैक हो जाता है तो मिलकर मुकाबला करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें सामाजिक संबंध गहरे होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। और इन अधिवासों को पूंजित, सकेंद्रित, एक ही स्थान पर होता सकेंद्रित, और संकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमने सघन अधिवास के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों? एकाकी अधिवास के बारे में। प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, थोड़ा इनको समझ लें। प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर बिखरे हुए सितरे सितरे घर होते हैं, यानी कहने का मतलब एक अपन छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, खेतों में निवास करते हैं, एकांकी जीवन जीते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं।
यानी कि जैसे कि डायग्राम के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों। मान लीजिए कोई खेत है, उसके अंदर यहाँ इनका घर है, अगला कोई खेत है, यहाँ घर है, अगला और कोई खेत है, उसका घर यहाँ है, और किसी का खेत है तो उनका घर यहाँ है, और किसी का घर है यहाँ, और बात करें तो यहाँ। इस प्रकार से दूर दूर घर होते हैं और उसी भूमि पर उपजाऊ भूमि को छोड़ करके उसी भूमि है वहां पर ये घर बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो दूर दूर घर होते हैं, बिखरे होते हैं, छितरे घर होते हैं, उसे प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास कहते हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो अपने इसकी परिभाषा में लिखते हैं, ऐसे अधिवास जो छितरे और बिखरे होते हैं, ऐसे अधिवास, ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये घर क्या होते हैं विद्यार्थियों? छितरे और बिखरे होते हैं। आवास एक दूसरे से दूर। आवास क्या होते हैं? आवास एक दूसरे से दूर। उपजाऊ भूमि को छोड़कर, उपजाऊ भूमि को छोड़कर ये घर बनाए जाते हैं। ऐसे अधिवास कहाँ होते हैं विद्यार्थियों? जैसे ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे घर होते हैं और आवास एक दूसरे से क्या होते हैं? काफी दूरी पर होते हैं। ऐसे अधिवासों को अपने क्या कहेंगे? प्रकीर्ण एकांकी अधिवास या प्रकीर्ण एकांक के अधिवासों के अंतर्गत पड़ते हैं। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि खेत होते हैं वो उपजाऊ होते हैं और जो टीले से ऊपर भूमि होती है वहां पर उनके घर बनाए जाते हैं। तो ऐसे अधिवासों को क्या कहते हैं? एकांकी अधिवास या कहते हैं प्रकीर्ण अधिवास, जो उपजाऊ भूमि को छोड़ करके बनाए जाते हैं और टीले पर बनाए जाते हैं। ऐसे अधिवासों विद्यार्थियों क्या कहेंगे अपन? उपजाऊ क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र के अंदर प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास कहेंगे। आगे अपन पढ़ते हैं, कृषि भूमि को छोड़कर ये घर बनाए जाते हैं और ऐसे अधिवासों को क्या कहते हैं? एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास। और अपनी इसकी बात करें कि ये कहाँ विकसित होते हैं, तो विकसित की बात करें तो ऐसे घर कहाँ होते हैं? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कनाडा भी कहाँ है विद्यार्थियों? उत्तरी अमेरिका में। और संयुक्त राज्य भी उत्तरी अमेरिका का क्या है? एक प्रांत है। कनाडा के क्या होंगे? कनाडा के 13 प्रदेशों में। मतलब ये प्रदेश कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदानों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। एशिया की बात करें, एशिया में ऐसे अधिवास कहाँ मिलते हैं विद्यार्थियों? एशिया के स्टेपी के मैदान। एशिया के स्टेपी के मैदान कैसे हैं? घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इस प्रकार के अधिवास कहाँ मिलते हैं? एशिया के स्टेपी मैदान, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पेरी प्रदेशों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। आगे बात करें अपन ऐसे अधिवास की भारत के अंतर्गत, तो भारत में ये कहाँ मिलते हैं? भारत के अंदर हिमालय के क्षेत्रों में, जैसे खादर, बांगर, भंबर व तराई प्रदेशों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। आगे अपन बात करें इसके बारे में और भी, तो राजस्थान के बारे में बात की जाए। राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, उदयपुर,
राजसमंद और पश्चिमी राजस्थान यानी कि मरुस्थली प्रदेश में, कहा विद्यार्थियों, मरुस्थली प्रदेशों में किस प्रकार की अधिवास पाए जाते हैं? परकीर्ण या एकांकी अधिवास। किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं विद्यार्थियों? परकीर्ण या एकांकी अधिवास। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पेरी प्रदेश और एशिया के स्टेपी के मैदान, घास के मैदान है। भारत में बात करें तो हिमालय क्षेत्र के खादर, बांगर, बंबर, तराई, इन प्रदेशों में राजस्थान के अंदर बात की जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन जिलों में। और पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो मरुस्थली प्रदेश, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सुरू, झुंझुनू, सुरू, इन क्षेत्रों में, जोधपुर और इन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये लोग खेतों में निवास करते हैं, गांव के अंदर निवास नहीं करते हैं। अगली बात करें मिश्रित अधिवास, तो ये इनकी विशेषता भी पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। तो और भी इनकी बात करें तो और भी उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं कि मध्य एशिया, मध्य अमेरिका में कहाँ? अर्जेंटीना के पंपाज। अर्जेंटीना के कौन से क्षेत्र? अर्जेंटीना के पंपाज। पंपाज में भी इस प्रकार के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वहां भी परकीर्ण या एकांकी अधिवास पाया जाता है। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदानों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? परकीर्ण या एकांकी अधिवास। और अफ्रीका के वेल्डस, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कहां पाए जाते हैं? वेल्डस के अंदर भी घास के मैदान है, वहां पर भी परकीर्ण या एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं अधिवासों के अंतर्गत। तो अब परकीर्ण और एकांकी अधिवासों की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें। विशेषताएं, इनकी विशेषताएं विद्यार्थियों, परकीर्ण या एकांकी अधिवासों की क्या विशेषता होगी? तो पहली विशेषता यह है विद्यार्थियों, इनके घर दूर दूर होते हैं। इनके आवास दूर दूर होते हैं। इनके आवास क्या विद्यार्थियों? दूर दूर होते हैं। दूसरी बात है, इसमें सामाजिक संबंध गहरे नहीं होते हैं। ये स्वतंत्रता पूर्वक जीवन, लिख देना विद्यार्थियों, मैं बोल लेता हूं, इनके घर दूर दूर होते हैं। विशेषता में लिखना आपको, इनके घर क्या होते हैं विद्यार्थियों? दूर दूर होते हैं। दूसरी विशेषता में लिख दो, ये अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक बिताते हैं। ये अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक बिताते हैं। अगला तीसरा बिंदु लिख दो विद्यार्थियों, इनमें सामाजिक संबंध गहरे नहीं होते हैं। इनमें सामाजिक संबंध गहरे नहीं होते हैं। तीसरी विशेषता में लिख दो विद्यार्थियों, नोट डाल करके लिख दो विशेषताओं के अंतर्गत। अगले बिंदु में लिखो विद्यार्थियों कि इन अधिवासों के लोगों में ऊंच नीच की भावना होती है। इन अधिवासों के लोगों में ऊंच नीच की भावना होती है। इस प्रकार की हमने इनकी विशेषताओं की बात की, और इसमें एक दूसरे की सहयोग की भावना भी कम होती है। इनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है, जबकि इनमें जो ये सघन बस्ती हुई मिलकर के मुकाबला करते हैं, जबकि इनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने बात की है परकीर्ण एकांकी अधिवासों के बारे में। अब बात करते हैं मिश्रित अधिवास के बारे में। किसके बारे में विद्यार्थियों बात करनी है, और ये अधिवास कहां पाए जाते हैं? थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं विद्यार्थियों। कोरोना का टाइम है क्या पता। परकीर्ण या एकाकी अधिवास के अंतर्गत बात कर रहे थे, तो ऐसे अधिवास क्षेत्र और बिखरे होते हैं, समझ में आ गया होगा, दूर दूर होते हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम बताया आपको। और ये क्षेत्र उपजाऊ मैदान की भूमि को छोड़ करके बनाए जाते हैं, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे। ये उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में और दक्षिणी अमेरिका में पंपाज के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। पंपाज है, घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय वेल्डस है, पेरी है, इस प्रकार से।
और बात की जाए राजस्थान एशिया की तो स्टेपी के मैदान, जो घास के मैदान है, वहां इस प्रकार के अधिवास है। भारत में बात करें तो हिमालय का बांगर, भांबर, तराई, खादर, इन प्रदेशों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। राजस्थान में बात करें तो अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। और बात करें पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थल प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान का, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, इनके क्षेत्रों में इस प्रकार के बस्ती पाई जाती है। और इनकी विशेषताओं की बात की तो इनके आवास होते हैं दूर दूर होते हैं, उपजाऊ भूमि को छोड़ करके बनाते हैं, एक दूसरे में सहयोग की भावना नहीं होती है, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, इन लोगों में ऊंच नीच की भावना अधिक होती है। ये इनकी विशेषता में लिखना है। ठीक विद्यार्थियों, आगे अपन बात करते हैं मिश्रित अधिवास के बारे में। अब विद्यार्थियों, जो मिश्रित अधिवास है वो सघन आवास, सघन अधिवास और परकीण अधिवास के 20 का मार्ग है, 20 की बस्ती है, 20 का अधिवास है। कौन कौन सा? सघन अधिवास, सघन अधिवास के बारे में। और इसके 20 का जो अधिवास हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अधिवास। ठीक है ना? जैसे आपका ये अधिवास और ये अधिवास है, तो मैं ये डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा कि ये अधिवास है, ये मान लीजिए मिश्रित अधिवास है। ये विद्यार्थियों, ये मिश्रित अधिवास है और ये परिकीर्ण अधिवास है। फिर क्या करते हैं? इनसे अपने भाई अलग होकर के जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने के बाद वहां तो कहां रहेंगे? खेतों में जाएंगे। और इसके पीछे आपको एक कारण भी देना है, ये पर्यावरणीय कारणों से विकसित नहीं होती, ये सामाजिक कारणों से विकसित होती है। और सामाजिक कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, भाई अधिक होना। भाई अधिक हो जाते तो क्या हो जाता? बड़े होंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर क्या करेगा? अलग होगा, अलग होगा, नया घर बनाएगा। तो घर तो यहां तो बना नहीं सकता है, तो अपने खेतों में जाना शुरू कर देगा। तो खेतों में जो घर बनाए जाएंगे, इस प्रकार के घर जो दूर दूर इस प्रकार से जो घर होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऐसे घरों को क्या कहते हैं? मिश्रित अधिवास। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मिश्रित अधिवास। जो सघन अधिवास और एकांकी अधिवास के 20 का अधिवास है, जिनको हम कहते हैं मिश्रित अधिवास। आगे अपन कल पढ़ते हैं दोनों अधिवासों के बारे में, मिश्रित अधिवास के बारे में और पल्ली अधिवास के बारे में कल पढ़ेंगे। साथ साथ में अपन कल पढ़ेंगे नगरीय अधिवासों के प्रकार के बारे में। आज इतना ही। थैंक यू विद्यार्थी।